तौसीफ साहब हैं या हमारे मासूम रजा साहब हैं, ये लोग सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए ही अगर पॉलिटिक्स में अगर आते हैं आप, तो ये तो फिर समाज में आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर हर पार्टी का मेंबर अगर ये कहे कि मैं जो है 25 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, या कल आया हूँ, मुझे पार्टी का टिकट ही चाहिए, तो ये तो फिर पार्टी का सिद्धांत और संविधान के खिलाफ हो जाएगी ना। नहीं, हम लोगों ने मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग मानने पर तैयार नहीं है। उन लोगों का एक ही कहना है कि हम लोग तौसीफ आलम साहब को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह से आप हमारे भाई, कभी हमारे बगल में बैठने वाले कभी साथी रहे हैं, और इस तरह से आप हमारी पार्टी के नेताओं को कोस रहे हैं। बहुत ही खराब लग रहा है। सिर्फ एमएलए एमपी बन जाने से ही पार्टी में नेता नहीं हो जाते हैं। हमारे माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए 3 तारीख को बहादुरगंज की सरजमी पे आ रहे हैं। एमआईएम एक आंधी का नाम है। एमआईएम को 2-4 लोगों के जाने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन हमें ये है कि हमारे एक भाई हमें छोड़कर चले गए, हमें थोड़ा सा दिल में तकलीफ़ ज़रूर है। वो भाई लोगों से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कि हमसे जो गुस्सा है आप, वो गुस्सा को ख़त्म करके फिर से वापस आइए। हम सब आपको गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठेंगे। वो देखो, आरएसएस नाम का एक शेर आ रहा है जो आपको खा जाएगा, भाग के मेरे तरफ आ जाओ, नहीं तो ये खा जाएगा। देखिए, हम लोग की तरफ से तो हर समय उनके लिए एकदम हम लोग गले लगाने को तैयार हैं। तो ज़मीन से लेकर के विधानसभा तक जो लड़ाई है, इसके लिए आपको विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं भी इस बार एमआईएम किशनगंज विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता ही अनुशासन तोड़ने लगे तो फिर पार्टी का नियम क्या रह जाता है, पार्टी का सिस्टम क्या रह जाता है। तो ज़मीन से लेकर के विधानसभा तक जो लड़ाई है, इसके लिए आपको विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं भी इस बार एमआईएम किशनगंज विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। लेकिन मरने के बाद हमें वो 2 गज की ज़मीन भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार देना नहीं चाहती है। लेकिन किसी को गाली गलौज देकर के अगर राजनीति करना होगा तो मैं ऐसी राजनीति से तौबा करता हूं। जो भी किसी को भी टिकट मिलेगा, हम लोग सब भाई मिलजुल करके उसको जिताने का काम करेंगे। हम यहाँ कोई अच्छा सा शैक्षणिक संस्था लगाएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को काम करने का एक अच्छा रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे, और हमें यहाँ पे जो हमारी हर तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल देने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है हमारे किसान की जनता से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत के लीडर हैं। जब वो कुछ डिसाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हक और भलाई के लिए और सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। सीमांचल की राजनीति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। जी हाँ, चाहे जेडीयू को लेकर हो या फिर एआईएमआईएम को लेकर हो। जेडीयू का मामला तो क्लियर हो गया है। जेडीयू का अब लगता है कि नामो निशान शायद नहीं है, वो उसका कोई पता नहीं चलता है कि जेडीयू का कौन पदाधिकारी है या नहीं है। लेकिन एमआईएम में अब खलबली इसलिए मची है क्योंकि पूर्व विधायक तौसीफ साहब एमआईएम में शामिल हुए, और इसको लेकर के कई कार्यकर्ता नाराज होकर के इस्तीफा भी दे दिए हैं। जहाँ हम कई मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं। अभी हम आए हैं एआईएमआईएम बिहार कोषाध्यक्ष जनाब इसहाक आलम साहब के पास, और इनसे हम कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और साथ ही साथ जो भी करंट मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीपी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है केडीपी लाइव टीम की। जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं 3 तारीख को, क्या मतलब कि किस लिए आ रहे हैं, क्या मकसद है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आ रहे हैं उसका क्लियर मकसद ये है कि जो भारत के संविधान में हम सबको जो आज़ादी दी गई है, उसको आज़ादी को अवहेलना करते हुए, भारत के संविधान को तोड़ते हुए हमारे संसद में एक बिल पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट लॉ, जो कानून की शक्ल में बन गया है, और ये संसद के दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। तो हमारे माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए 3 तारीख को बहादुरगंज की सरजमी पे आ रहे हैं। वहाँ से हम पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपना एक प्रोटेस्ट, पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक संदेश देंगे कि आप पूरे हिंदुस्तान की जनता एकजुट हो जाइए। हमारे माइनॉरिटी भाई, हमारे जो सेकुलर भाई, सभी लोग एकजुट होकर के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर के और इस संविधान को तोड़ने वाले जो लॉ है, कानून है, इसको वापस लेने की मांग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर के ओवैसी साहब आ रहे हैं चुनावी संखनाद करने के लिए, आगाज़ करने के लिए। तो ये चुनावी जनसभा होगी या फिर वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ ये जनसभा होगी? नहीं, अभी ये चुनावी कोई सभा नहीं है। ये 100% वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ में सभा है। क्योंकि अगर चुनावी सभा होती तो हम वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ में
प्रोग्राम क्यों करते हैं? चुनावी सभा हमारी होगी तो वो होगी, लेकिन चूंकि अभी हमारे सामने कोई इलेक्शन या कोई ये मुद्दा नहीं है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारा संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया है, जो राइट दिया है, उस राइट को नरेंद्र मोदी ने तोड़ने का प्रयास किया है और एक संसद में एक कानून बना करके, क्योंकि हर किसी को धार्मिक आज़ादी जीने का और उनको अपने तरीके से खाने का, रहने का, बोलने की आज़ादी है। आज वक्फ अमेंडमेंट लॉ ला करके ये हमारे मस्जिदों, हमारे कब्रिस्तान, हमारे दरगाहों, हमारे ईदगाहों पे ये ताला लगवाएंगे कहीं ना कहीं। कब्रिस्तान और मस्जिदें ऐसे मामले हैं, ज़्यादातर 200-300 साल पुरानी ये जगह हैं और ज़्यादातर इनके उस समय के जगह हैं जिस समय ये रजिस्ट्री वगैरह प्रक्रिया कोई कुछ नहीं होता था, मौखिक लोग कोई कागज़ नहीं होता था, लोग मौखिक जो है दान कर देते थे, वक्फ कर देते थे और ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब मोदी जी इसको ये कहते हैं कि भाई आप पेपर दिखाइए, और आप अगर पेपर नहीं दिखाइएगा तो ये बिहार सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें हमारी प्रॉपर्टी तो यहीं धरी की धरी रह जाएगी, हमारे हज़ारों एकड़ ज़मीन तो यहीं के धरी रह जाएगी, इसलिए कि हमें मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए, वो हमें कब्रिस्तान में जगह मिलना है। लेकिन मरने के बाद हमें वो 2 गज की ज़मीन भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार देना नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कानून ऐसा कानून है, अगर ये कानून पूरी तरीके से अमल में आ जाएगा और जितने भी ज़मीनें हैं वक्फ की, जो वक्फ बाय यूज़र जो है ज़मीन, जो वक्फ बाय यूज़र जिसको ख़त्म किया गया है, अगर इस पर अगर ढावा बोला जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सरकार आ जाए बिहार में और बिहार में वक्फ बाय यूज़र के तहत जो ज़मीनें हैं उसको अगर छीन ले, उस पर बुलडोजर चला दे, तो फिर आपको फिर अपना जो कब्र है उसको भी ख़रीदना पड़ेगा, उसकी ज़मीन खरीद करके आपको अपने लिए कब्र का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोटेस्ट, इस वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। तो सर क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट से कुछ असर पड़ेगा केंद्र सरकार पर? देखिए, प्रोटेस्ट तो हम लोग बहुत लंबी लड़ाई ये लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार गूंगी बहरी सरकार है और ये पूरी तरह से हमारे सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहती है, हमारे देश को तोड़ना चाहती है। आपको याद होगा आज़ादी के समय में हमारे देश को तोड़ने का सबसे बड़ा काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जिसने हमारे देश को 2 भाग में बांट दिया, हिंदुस्तान को 2 भाग में बांट दिया। आज इसी तरह से नरेंद्र मोदी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश को टुकड़ों में ये कर दे, हमारे देश को धर्म और जाति के नाम पे लड़ा के एक दूसरे को मार दे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रही है, इसको हम कभी भी होने नहीं देंगे। हमारा हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। हमारा संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, संविधान जिंदाबाद हमेशा रहेगा। और हाल फिलहाल की जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रही है किशनगंज में, आप तो देख रही होंगे, आप उसमें शामिल भी है AIM में, खास करके जब तो पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब AIM ज्वाइन किए तो कई लोग इनके विरोध में उतर गए और ख़ास करके आज तो सामूहिक इस्तीफा भी दिया मासूम रजा साहब और बाकी तौसीफ साहब जो कि प्रखंड अध्यक्ष थे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो हम तो पार्टी की हैसियत से उन लोगों को यही हमारा शुरू से अनुरोध था कि आप लोग पार्टी के जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है, इनका जो भी आपको हमें निर्देश मिल रहा है, हमें उनका पालन करना चाहिए। चूँकि निर्देश पार्टी कहीं ना कहीं हमारे संविधान और अनुशासन से चलती है। अगर हम ही अनुशासन तोड़ने लगे, पार्टी के कार्यकर्ता ही अनुशासन तोड़ने लगे, तो फिर पार्टी का नियम क्या रह जाता है, पार्टी का सिस्टम क्या रह जाता है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं अभी, चूँकि जब पार्टी आगे बढ़ती है, जब पार्टी निचले स्तर से ऊंचे स्तर पे पार्टी आपकी जाएगी, तो बहुत सारे सीनियर से सीनियर लीडर हमारे पास आएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पुराने साथियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पुराने साथी है वो हमेशा पुराने रहेंगे और हमेशा हमारे दिल में बसे हुए रहेंगे। हो सकता है कि MLA MP का टिकट नहीं मिले, सिर्फ MLA MP बन जाने से ही पार्टी में नेता नहीं हो जाते हैं। हम नेता वार्ड कमिश्नर के माध्यम से बना सकते हैं, हम नेता मुखिया के माध्यम से बना सकते हैं, हम नेता जिला परिषद के माध्यम से बना सकते हैं, हम नेता पंचायत समिति के माध्यम से बना सकते हैं, हम नेता पंचायत के किसी वार्ड मेंबर के माध्यम से बना सकते हैं, हम नेता सरपंच के माध्यम से बना सकते हैं। नहीं तो हम एक लीडर पैदा कर सकते हैं जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं उसके लिए लड़ सके। हम वो नेता बनना चाहते हैं।
हैं। ये नहीं कि एमएलए एमपी का टिकट मिल जाए और हम विधानसभा पहुंच करके और इलाके को भूल जाए और वहाँ जो है बड़ी बड़ी कोठरियों और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार दे और अपने इलाके को भूल जाए। ऐसा नेता बनने से अच्छा है कि मैं ज़मीनी स्तर पर काम करना पसंद करूँगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप सच्चे सिपाही हैं तो आपको केंद्रीय जो भी नेतृत्व है उनके अनुशासन को आपको पालन करना चाहिए। और इस तरह से जो अनगर आप बयान दे रहे हैं ये हमें और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही खराब लग रहा है कि इस तरह से आप हमारे भाई कभी हमारे बगल में बैठने वाले कभी साथी रहे हैं और इस तरह से आप हमारी पार्टी के नेताओं को कोस रहे हैं। बहुत ही खराब लग रहा है। सर जो भी कोई किसी भी पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो कुछ उम्मीद लेकर के ज्वाइन होते हैं कि आगे चल कर के हमें वो चीज़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मासूम रजा साहब कह रहे हैं जो कि इस्तीफ़ा दे दिए। उनका कहना है कि पार्टी से हम लोग शुरू से ज्वाइन थे, पार्टी हम लोगों को इग्नोर करके जिस हाल फिलहाल ही तौसीफ साहब को एमआईएम में शामिल किया और अनाउंस भी कर दिया गया उनको कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वही चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग शुरू से जब पार्टी के लिए मेहनत किए तो हम लोग कहाँ जाएं? देखिए ऐसी बात है कि बहादुरगंज का मामला चूँकि केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और हमको उनका पालन करना चाहिए। यही हमारी पार्टी का अनुशंसा होता है। देखिए हमारे जो तौसीफ साहब हैं या हमारे मासूम रजा साहब हैं, ये लोग सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए ही अगर पॉलिटिक्स में अगर आते हैं आप तो ये तो फिर समाज में आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि एमएलए एमपी बनना अगर है, एक विधानसभा में 3 लाख से 4 लाख के आबादी वोटर होते हैं और उसमें हमारा पार्टी का 20 से 25 हज़ार मेंबर होता है। अगर हर पार्टी का मेंबर अगर ये कहे कि मैं जो है 25 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, 20 साल से हूँ या कल आया हूँ, मुझे पार्टी का टिकट ही चाहिए, तो ये तो फिर पार्टी का सिद्धांत और संविधान के खिलाफ हो जाएगी ना। पार्टी का टिकट तो किसी एक को मिलना है और विधानसभा और पार्लियामेंट के लिए हम सबको एकजुट होकर के मदद करना है उनको और जिता करके भेजना है। रह गई लीडरशिप की बात, तो लीडरशिप तो हम कहीं से भी चुनाव लड़ करके या किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ करके या एक स्वतंत्र लीडरशिप के रूप में भी हम समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ में हम लड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नुकसान होगा कि हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमें एक अच्छा मकान नहीं मिलेगा, हमें एक अच्छी सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा सर, जो भी इस्तीफा दिए हैं क्या लगता है कि इससे एमआईएम को झटका लगेगा, एमआईएम को कुछ फर्क पड़ेगा? एमआईएम एक आंधी का नाम है। एमआईएम को 2-4 लोगों के जाने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन हमें ये है कि हमारे एक भाई हमें छोड़कर चले गए, हमें थोड़ा सा दिल में तकलीफ़ ज़रूर है। वो भाई लोगों से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कि हमसे जो गुस्सा है आप, वो गुस्सा को ख़त्म करके फिर से वापस आइए। हम सब आपको गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो फिर आप लोग मना क्यों नहीं पाए उन लोगों को? क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता थे, आप लोगों के साथ बहुत पहले से लगाव था, तो मनाने में कुछ कमी रह गई होगी? नहीं, हम लोगों ने मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग मानने पे तैयार नहीं है। उन लोगों का एक ही कहना है कि हम लोग तौसीफ आलम साहब को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तौसीफ आलम साहब का मामला ये केंद्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, उनको पहला विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो केंद्रीय जो समिति जब कोई डिसाइड करती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे भारत के लीडर हैं, जब वो कुछ डिसाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हक और भलाई के लिए और सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। तो इसलिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए। जो भी नाराज़ हैं उनसे अब क्या अपील करना चाहेंगे कि वो नाराज़गी? मैं तो बस यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी नाराज़ हैं, भाई हम सबको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई को देखना चाहिए। भाई एक अकेला व्यक्ति पार्लियामेंट में दहाड़ता है, लड़ता है। आज 524 हमारे सांसद हैं, उसमें एक अकेला भारी पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई भी हम लोगों को लड़नी चाहिए। सिर्फ सांसद और विधायक बनना हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमें क्षेत्र की समस्याओं को लड़ाई लड़ना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों को काम करना चाहिए। आज मैं लगभग 28 साल से राजनीति में हूँ और कभी भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं एमएलए ही बन जाऊँ। कांग्रेस के टाइम में भी रहा, मैं 10-10 साल जिला अध्यक्ष रहा, तो टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ा था कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस इलाके में आए तो हमें लगा कि इस इलाके में, इस सीमांचल में
एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे सीमांचल में हक लड़ाई की बात करती हो, क्योंकि कांग्रेस की मैं हमेशा से देखता आया हूं कि उनकी दोगली पॉलिसी रही है और ये हमें हमेशा डर दिखाने का काम करती है कि वो देखो आरएसएस नाम का एक शेर आ रहा है जो आपको खा जाएगा, भाग के मेरे तरफ आ जाओ नहीं तो ये खा जाएगा। अच्छा सर, ये हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि मासूम रजा साहब वो अपने आप को दावेदार बता रहे थे कि एमआईएम के हम दावेदार हैं, हमें टिकट मिलेगी, लेकिन फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण था? क्या वो जीतने वाले मटेरियल नहीं थे या फिर कुछ और कारण था कि उनको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, मैं तो जानता हूँ कि हमारे मासूम साहब, हमारे तौसीफ साहब बहुत ही पार्टी के बहुत ही सच्चे सिपाही हैं और मेहनती कार्यकर्ता हैं। अब पार्टी का टिकट देखिए, पार्टी का टिकट कोई एक ही को मिल सकता है। आज किसान विधानसभा में 5-6 लोग प्रत्याशी हैं, मैं भी प्रत्याशी हूँ। हो सकता है कल मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं तो पार्टी के खिलाफ में नहीं जा सकता ना। तो इसलिए पार्टी का सम्मान करना चाहिए। पार्टी का जो केंद्रीय समिति है, जो उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अख्तरुल ईमान साहब जो निर्णय ले लेते हैं, हमें वो हर हाल में मानना चाहिए। अच्छा, वो लोग तो इस्तीफा दे दिए हैं, क्या लगता है कि उन लोगों को और आगे मनाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, हम लोग की तरफ से तो हर समय उनके लिए एकदम हम लोग गले लगाने को तैयार हैं, चूँकि अभी वो गुस्से हैं, गुस्से में उन्होंने कुछ निर्णय लिया है। हम यही उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप आइए हमारी पार्टी में, चूँकि आप लोग हमारे जाबाज सिपाही रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि आप कभी ना कभी जरूर हमारे एमआईएम में शामिल। वो तो सिर्फ पार्टी छोड़े नहीं बल्कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा भी लगाया, चाहे असदुद्दीन ओवैसी या फिर अख्तरुल ईमान का नाम लेकर के, एमआईएम का नाम लेकर के मुर्दाबाद का नारा लगाया, सभी मुर्दाबाद। देखिए, इससे हमारे एमआईएम के कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है और ये हमें थोड़ी सी नाराज़गी भी है कि मासूम रजा साहब या और जो जितने लीडर हैं, जो भी लीडर आज इस तरह के बयानात किए हैं या गंदी ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा पार्टी वसूल और सिद्धांत से हट करके है। ठीक है, हम राजनीति करते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज दे करके अगर राजनीति करना होगा तो मैं ऐसी राजनीति से तौबा करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि अभी तो एक ही विधानसभा का भी अनाउंस हुआ है कैंडिडेट तौसीफ साहब, और भी बहुत सारे विधानसभा है, हो सकता है कि इधर भी इस तरीके के विरोध का सुर मतलब कि उठे कैंडिडेट घोषित करने के बाद, तो फिर कैसे संभालेंगे इसको? देखिए, मैं तो बस इतना ही अनुरोध करूँगा कि भाई टिकट एक ही है और पूरे विधानसभा में 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ता है हमारे, और किसी एक को देना है। बस हम लोगों को ये दिल में ठान लीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के हाथों को मजबूत करने के लिए, हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए जहाँ तक हमें कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे, और हम सबको एकजुट होकर के उनके जो भी सम्मान हो, जो भी उनका निर्देश हो, उसका पालन करना चाहिए। इसहाक साहब का भी चर्चा चल रहा है कि वो भी किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं तो आपको इसी बार, चूँकि मैं 10 साल से पार्टी में हूँ, लेकिन हमने कभी भी टिकट के लिए अपने आप को मांग नहीं की पार्टी से, लेकिन इस बार हमारे कार्यकर्ताओं के ही प्रेशर पे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इसहाक साहब आप बहुत दिन से पॉलिटिक्स में रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा राजनीतिक गुण और बहुत ही अच्छा आपको जानकारी है और पार्लियामेंट और विधानसभा में एक अच्छी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, तो ज़मीन से लेकर के विधानसभा तक जो लड़ाई है इसके लिए आपको विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं भी इस बार एमआईएम किशनगंज विधानसभा से प्रत्याशी हूँ और आप लोगों का दुआ, आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत रहा तो इंशाअल्लाह मैं आपके काम को और ज़मीन से लेकर के सदन तक उठाने का पूरा मेहनत करूंगा। और इस सीमांचल में जो बदहाली है, जो हमारे शिक्षा के स्तर सबसे नीचा है, जो हमारे लोगों को बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, हम यहाँ कोई अच्छा सा शैक्षणिक संस्था लगाएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को काम करने का एक अच्छा रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे और हमें यहाँ पे जो हमारी हर तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं एक अच्छा हॉस्पिटल देने का कायम करेंगे। ये हमारा वादा है हमारे किसान की जनता से। सर, बहुत सारे और भी दावेदार हैं किशनगंज विधानसभा से एआईएमआईएम के लिए, तो क्या लगता है कि आप कैसे उन दावेदारों से आप अलग हैं, और थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि आप कैसे इन दावेदारों से अलग हैं? नहीं, मैं तो किसी दावेदारी से, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ पार्टी का और बहुत ही छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। बस मैं ये जानता हूँ कि मैं एमआईएम का झंडा लेकर के सुबह से शाम तक लड़ता रहूँगा। पार्टी अगर टिकट दे ना दे तब भी लड़ता रहूँगा, इलाके के लिए लड़ता रहूँगा। अख्तरुल ईमान साहब जब भी निर्देश देंगे 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, जिस लड़ाई के लिए आह्वान करेंगे मैं उनके साथ हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस लड़ाई के लिए हमें कहेंगे मैं उस लड़ाई के लिए उनके साथ हूँ। क्या लगता है कि बहादुरगंज में जिस तरह से टिकट अनाउंस होने के बाद विरोध हुआ,
क्या अब किशनगंज में भी उस तरह से होगा? नहीं, मुझे आशा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं वो बहुत ही अच्छे और संयमित है। हम लोग जो भी हमारे जो भावी प्रत्याशी हैं किशनगंज में MIM के, सभी लोग बहुत ही अच्छे और शिक्षित हैं और अच्छे मिजाज के लोग हैं। कभी हम लोग एक दूसरे को लड़ेंगे नहीं। जो भी किसी को भी टिकट मिलेगा, हम लोग सब भाई मिलजुल करके उसको जिताने का काम करेंगे। किसी को भी टिकट मिले विरोध नहीं होगा? कोई विरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। ये थे जनाब इसहाक आलम साहब, जो कि AIMIM के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।